नहीं लिख पा रही हैं? शार्प बोलते हैं बेटा, नहीं शार्प मत लिखना। तो हिंदी में जब तुम्हारा मीडियम वो है ऐसे सही शब्द, अच्छा सही हिंदी में जो शब्द लिखने पड़ेंगे बेटा निबंध बंध में, तो वो सीखना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक। ओजोन क्या है? एक तीक्ष्ण गैस है जो ऑक्सीजन का अपरूप है, ऑक्सीजन का अपरूप है। एलोट्रोप इंग्लिश बोलते हैं, ऑक्सीजन का अपरूप है। हाँ, ओजोन के एक अणु में, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, इसलिए इसे ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन, ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र, किसका बेटा? ओजोन का। ओजोन का रासायनिक सूत्र ये O3 है। O3 O2 प्लस O मिलते हैं, O3 बनता है। ठीक, मैंने लिखा दिया है, एक अणु के 3 परमाणु होते हैं। ठीक, इसका क्या है? रासायनिक सूत्र O3 है। लिखिए ओजोन, ओजोन जो है विद्युत विसर्जन और अल्ट्रावायलेट रेज मतलब पराबैंगनी विकिरण के कारण ऑक्सीजन से क्रिया करके ओजोन का निर्माण होता है, क्रिया करके ओजोन का निर्माण होता है। बेटा इसमें क्या होता है, जो विद्युत चमकती है या फिर, हाँ, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसका निर्माण होता है, O3 में कन्वर्ट होता है, बस यही बात रहती है। ठीक है, लिखिए आगे। ओजोन परत प्रमुख रूप से समताप मंडल में, समताप मंडल के, ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। ओजोन परत से, अरे ओ हाँ, पाई जाती है ओजोन क्षरण से, ओजोन क्षरण से त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। ओजोन क्षरण के, हाँ, ओजोन क्षरण के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारक भी हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारक भी हैं। प्राकृतिक कारक में सौर पवने, सोलर विंड, सौर पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, सौर पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन तथा मानव निर्मित कारक में मानव निर्मित कारक में हो गया बेटा CFCS, सी, हाँ शाबाश, फ्लोरो, फ्लोरो कार्बन, CFCS क्लोरो फ्लोरो कार्बन
हाँ, हेलॉन्स, हेलॉन्स या हेलॉन्स, जो कि अग्निशमन एवं विस्फोट सुरक्षा में प्रयोग होता है। अग्निशमन एवं विस्फोट सुरक्षा में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बेटा इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका भी शॉर्ट फॉर्म है बेटा गुड, CCl4। ध्यान से लिखना है, क्वेश्चन आते हैं। CCl4 जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन, विलायक व अग्निशमन में, विलायक व अग्निशमन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बेटा मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, CH3Br, इसको बोलते हैं CH3Br, जिसका प्रयोग कीटनाशकों और फसलों के रोगों की रोकथाम, फसलों के रोगों की रोकथाम में किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFCS, ये ब्लीचिंग एजेंट, ये HCFCS यह ब्लीचिंग एजेंट प्लास्टिक निर्माण में, प्लास्टिक निर्माण में फोम एजेंट के रूप में, प्लास्टिक निर्माण में एजेंट के रूप में, प्लास्टिक निर्माण में फोम एजेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट अब ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एक और बचा है बस। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCS, HFCS हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसका मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग, इसका प्रयोग एरोसॉल, एरोसॉल और अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। एरोसॉल क्या होता है बेटा? जो वायु में धूल कण के लटकते हुए कण होते हैं, एरोसॉल, ठीक है ना। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, बाइक पे बैठ के जा रही है स्कूटरी पे, कभी कभी आंख में क्या होता है,
जैसे लगा कि कोई चीज पड़ी और बहुत तेजी से जलन हो गया, वो कीड़ा नहीं रहता है, आप देखते भी तो कीड़ा नहीं रहता है, लेकिन लगता है मर्च के साथ भभा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका गैसियस फॉर्म में उड़ा है, केमिकल उड़ा है, वो क्या है, कभी कभी लगता है पानी की बूंद के साथ मिला रहता है। जैसे पेट्रोल का धुआं जो है, धुआं जो एरोसॉल क्या होता है एक तरह से यही धुएं के कण होते हैं या लटकते हुए कण होते हैं। तो पेट्रोल से निकला हुआ जो धुआं है आपका वातावरण में लटकता रहता है, जब हम जाते हैं तो हमारे आंख में धीरे से वो छोटी सी नन्ही सी बूंद पड़ जाती है, हमें जलन होता है, देखते हैं तो कीड़े नहीं रहते हैं, तो वही एरोसॉल। ठीक है ना। ईंट की भट्टी से धुआं जो निकलता है, काली कोयले के जलने से जो निकलता है, ये सब क्या है, एरोसॉल। तो इस प्रकार से एरोसॉल ये सब यूज होता है। अब होता क्या है, ओजोन परत का प्रभाव किसके किस पर पड़ता है, केवल मानव के ऊपर ही नहीं, इसका प्रभाव कई लोगों के ऊपर है, वनस्पतियों के ऊपर भी है। तो हेडिंग डाल लीजिए, ओजोन रिक्तीकरण के प्रभाव, ओजोन डिप्लेशन या रिक्तीकरण के प्रभाव। हो गया। ओजोन परत की कमी से ओजोन रिक्तीकरण के प्रभाव लिखिए। ओजोन परत के, नोट कर लो बेटा, क्या कर रहे हो तुम, काफी किताब खोलने लगे अब इसमें। ओजोन परत के रिक्तीकरण का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पे, जलीय जंतुओं पे, पादपों पे भी पड़ता है। जैसे अल्ट्रावायलेट किरण के धरातल पे आने से, अल्ट्रावायलेट किरण के धरातल पे आने से त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। साथ ही साथ ही साथ ही इसका प्रभाव अन्य जीव जंतुओं पे भी पाया जाता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए, मतलब ओजोन रिक्तीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पे प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन हुआ है, जिनमें कुछ सम्मेलन निम्नवत हैं। हो गया। पहला है बेटा वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन पहली बार ओजोन के संरक्षण के लिए लाया गया, जिसे वियना सम्मेलन कहा गया। किस वर्ष में लाया गया, 50 में। हाँ, जिसे 1985 में शुरू किया गया।
जिसे वर्ष 1985 में क्या हुआ, लाया गया, ऐसा करिए, जिसे 1985 में लाया गया। तो अगर पूछेगा कि वियना सम्मेलन का संबंध है हरितगृह प्रभाव से, ओजोन रिक्तीकरण से, या पूछेगा कि जनसंख्या नियंत्रण से, या पूछेगा कि जलवायु विज्ञान से, जलवायु की जगह समुद्र विज्ञान से, तो किससे टिक करेंगे? हाँ, डिप्लेनर से। ठीक, दूसरा सम्मेलन लिखिए, दूसरा सम्मेलन कौन है? मॉन्ट्रियल सम्मेलन। दूसरा सम्मेलन है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन वियना सम्मेलन के बाद लाया गया, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कटौती को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं निर्धारित की गई। एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं निर्धारित की गई, जिसे बाध्यताएं लाई गई। मतलब यह है कि कटौती करना जरूरी है। वियना में ऐसा कटौती का बहुत ज्यादा नहीं था। ठीक है, उसको बेटा लिखो, किताब में तुम ठीक करो यार, ये मैंने नहीं, तुम क्या कर रहे हो? ये ऐसे थोड़े होता है, चीज नोट कराएंगे तो एक लाइन इसमें करोगे, ऐसे थोड़ा बंद करो, उसको गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जो चीज हम अलग से नोट कराएंगे बेटा, फिर उसको तुम्हारा नोट बन पाएगा? क्या कर रहे हो? फिर ऐसे करने लगोगे तो कई साल पढ़ना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि नोट्स एक जगह रहता है, फर्स्ट टाइम करो, अच्छे से करके कंप्लीट करो। ऐसे ऐसे इधर उधर करोगे तो नोट्स तुम्हारा बनेगा ही नहीं, गलती हो जाएगी। समझे? कहां हुआ बेटा, कहां हम लोग बताएं? निर्धारित की गई, जो कि वियना के 2 साल बाद, वियना सम्मेलन के 2 साल बाद वर्ष 1987 में इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। प्रोटोकॉल को अपनाया गया। हो गया बेटा? तीसरा समझौता लिखो, किगाली समझौता। किगाली समझौता, यह समझौता ओजोन रिक्तीकरण के संदर्भ में, किगाली समझौता, यह समझौता ओजोन परत रिक्तीकरण या ओजोन डिप्लेशन के संदर्भ में तीसरा प्रमुख समझौता था, जो कि जिसका, ऐसे कर लीजिएगा, जिसका आयोजन रवांडा, बेटा ये अफ्रीका में पड़ता है, रवांडा में वर्ष 2016 में हुआ। किगाली समझौता के अंतर्गत प्रमुख रूप से HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs की कटौती को, मतलब ये जो गैस है इसकी कटौती को अलग अलग सीमा के आधार पर
समूहों में बांटा गया। अलग अलग सीमा के आधार पे बांटा गया। हो गया बेटा। कहने का मतलब है इसमें यही पूछता है कि ओजोन परत रिक्तीकरण से संबंधित कितने सम्मेलन हुए हैं प्रमुख रूप से? 3। पहला कौन सा है? वियना। दूसरा कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तीसरा कौन सा है? किगाली। ये क्या हुए हैं? सब मेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो पहले वियना हुआ था उसमें कोई कटौती का प्रतिबंध नहीं था। ये हुआ कि हम लोग सम्मेलन तो कर लिए हैं लेकिन बाध्यकारी निर्णय नहीं था कि आपको इतनी कटौती करनी है। ये सब जैसे जो उत्पादन हो रहा है उसके उत्पादन को रोकने का बाध्यकारी नहीं था, आप स्वेच्छा से कर सकते हैं। लेकिन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आया ये कहा गया नहीं, इसका कटौती करने की आपकी क्या है? जरूरत है और आपको करना होगा। तीसरा जो आया था किगाली, उसमें क्या किया गया? अलग अलग समूहों में बांट दिया गया कटौती करने के लिए। तो ये आपका हो गया पूरी तरीके से ओजोन रिक्तीकरण। आ जाते हैं हरित गृह प्रभाव पे। चले आगे। आप बेटा लेट में आए थे, आप कोई कारण बताए थे कि ये क्लास छोड़ के आना आना पड़ता है? कोई कारण, कुछ जॉब कर रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा। तो आप क्या ड्रॉपमैन है क्या है? अच्छा, तो आप कंस्ट्रक्शन का नक्शा पूरा बना लेते हैं? 2D बना लेते हैं और एलिवेशन या 3D नहीं अभी कर पाते हैं? एरिया के हिसाब से आप निकाल लेते हैं अच्छे से। हम्म। हाँ 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 हाँ। चलिए। हाँ, नहीं नहीं, हमारे स्टूडेंट के अलग अलग विधा से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट आ रहा है वो किन किन संघर्षों से आ रहा है। जैसे आप बताया कि आपने डॉक्यूमेंट का भी काम कर रहे हैं और उसके बाद नक्शा वगैरह, उसके बाद यहाँ समय निकाल तैयारी कर रहे हैं। बहुत बच्चियां दूर से आ रही हैं, बहुत बच्चे संघर्ष करके आ रहे हैं। तो हर तरह के लोग हैं, इसलिए पूछता हूँ। आगे चलें, जाना है तो हो जाने दीजिए क्लास, ब्रेक लीजिएगा, चले जाइएगा। ठीक, कोई जरूरी काम? ये हो जाएगा क्लास, ठीक है। कितना टाइम है अभी? ब्रेक होगा, जाइएगा। आगे चलते हैं बेटा। दूसरा है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठंडी में आप लोग कंबल ओढ़ते हैं? ओढ़ते हैं, जब सर से पैर तक पूरा कवर कर लेते हैं तो कंबल थोड़ी देर बाद आपको बहुत गर्मी प्रदान करता है। क्यों? अगर फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर उठना पड़े, फिर आके वो लेटते हैं तो फिर टाइम लगता है गर्म होने में। क्यों? आ? हाँ, यही बात है कि जब आप कंबल ओढ़ते हैं तो जो आपकी शरीर की ऊर्जा होती है, जो रेडिएशन होता है, उसको क्या करता है? तुरंत ओढ़ेंगे तो ठंडा गर्म नहीं करेगा, लेकिन आपके शरीर का जो भी गर्मी निकलती है उसको वो रोक लेता है। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि गर्मी हमें महसूस होने लगती है। ऐसे ही इसे एक तरह से बोलते हैं, कंबल इफेक्ट भी कह सकते हैं। शीत गृहों में मतलब आपका उच्च अक्षांशों में या पहाड़ी पे जहां बर्फ जमती है, सूर्य किरणें बहुत कम निकलती हैं, ठंडा रहता है, वहां जो खेती होती है वो भी किसका प्रभाव है? इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट का है। हरित कांच गृह प्रभाव बोलते हैं।
काचगिरी प्रभाव मान लो यहाँ पूरब दिशा है और ये पूरी दीवार को हम शीशे में कन्वर्ट कर दें। कल्पना करिए ये सारी खिड़कियां हम निकाल दें यहाँ से, अब सामने पूरब हो दिशा या पश्चिम हो। पूरब रहेगा तो ये कांच की पूरा दरवाजा लगा है और सूर्य की किरणें आ रही हैं, चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम, तो ये कमरा क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा फिर बैठने लायक नहीं रहेगा। क्यों गर्म हो जाएगा? अभी तो नहीं गर्म हो रहा है, उस समय क्यों गर्म हो जाएगा? हाँ, उसमें यही है कि जो रेडिएशन आएगा सूर्य से शॉर्ट वेव का या जो भी, वो तो आसानी से आ जाएगा, फिर जाने के लिए कांच रोक देगा, तापमान जो है उसकी ऊष्मा बाहर नहीं जा पाएगी, फिर वो हीट होने लगता है। इसी तरीके से पृथ्वी भी क्या कार्य करती है? यही कार्य करती है। अगर पृथ्वी जो है, पृथ्वी का वायुमंडल जो है, ये पृथ्वी का जो मैंने बताया था ना यहाँ पे, ये वाला, ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है बेटा, यही कार्य करता है। ये जो क्षोभमंडल है, प्रमुख रूप से क्षोभमंडल, इसमें होता है छोटे छोटे जलवाष्प, मतलब छोटे छोटे जल की बूंदें, गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी गैसें। ये क्या करती हैं? सूर्य से आने वाले रेडिएशन को पृथ्वी तक आने देती हैं। सूर्य से आने वाली रेडिएशन को, यहां पर हो गया जलवाष्प, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये मीथेन हो गया, ये सब क्या करती हैं? सूर्य से आने वाली रेडिएशन को तो आने देती हैं, ठीक है, लेकिन पृथ्वी से जाने वाली रेडिएशन को नहीं जाने देती। पृथ्वी से जाने वाली जो रेडिएशन है उसको ये रोक लेती हैं। जैसे इसको अब नहीं जाने दी, इसको नहीं जाने दी, इसको नहीं जाने दी, तो ये क्या होता है? पृथ्वी नीचे से ऊपर की ओर गर्म होना शुरू हो जाती है, तो ये है वायुमंडल, इसको बाहर नहीं जाने देता है, तो हमारी पृथ्वी गर्म होने लगती है, उसका वायुमंडल गर्म होने लगता है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि पृथ्वी का रेडिएशन बाहर नहीं जा रहा है। सौर का रेडिएशन, सोलर का, सूर्य का तो आ जा रहा है क्योंकि वो शॉर्ट वेव है। सोलर जो रेडिएशन आ रहा है ये वाला, उसका नाम है शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव, ये जो पृथ्वी से जा रहा है इसका नाम है लॉन्ग वेव, ठीक है। तो लॉन्ग वेव तो रोक ले रही है। इसी कारण से क्या होता है बेटा, जैसे रेगिस्तान में है, वहां पे बादल होते नहीं है, तेजी से गर्म हुआ, रात में तेजी से ठंडा हो जाएगा। जिस रात में बादल होते हैं आप देखेंगे वो रात क्या रहती है, बहुत ज्यादा उमस वाली रहती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जल्दी ठंडा नहीं होता मौसम, समझ रहे हैं ना। और साथ में आप देख रहे हैं बेटा कि कुछ गैसें हैं जो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह यही काम करती हैं, इसको बाहरी ही हरितगृह प्रभाव है। इससे दिक्कत क्या होगा? दिक्कत, अब ये जो पर्वत है टोपी पहने हुए हैं आइस कैप की, आइस कैप की टोपी है, जैसे ये टोपी पहने ये लोग शौकीन हैं, ये लोग टोपी पहने से पर्वत भी टोपी पहनता है। ये लोग किस चीज का है लिखा, ये तो सिंबल हम नहीं जान रहे हैं। अच्छा नाइक क्या है, नाइफ, जो भी है चलिए नाइक, नाइफ। तो उसमें क्या है, पर्वत जो हिम की टोपी पहने रहते हैं उनका हिम पिघलने लगता है, मतलब उनकी बर्फ पिघलने लगती। तो बर्फ कहां से पिघलेगी, ए पॉइंट से पिघलेगी कि बी पॉइंट से पिघलेगी, कहां से पिघलेगी, ऊपर कैसे, ए से कैसे बताओ, ए से कैसे, ए से कैसे, हाँ हाँ गुड। जब पृथ्वी, कहा मैंने नीचे से गर्म होती है, तो ये धरातल है ना, ये धरातल, तो पृथ्वी यहां से गर्म हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे तरंग छोड़ी तो ऊपर जाएगी, तो यहाँ के बर्फ को पिघला देगी, फिर धीरे धीरे बर्फ पिघलते पिघलते यहाँ पिघलेगा, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर करते करते बर्फ की चादर ऊपर चली जाएगी, तो कहा जाएगा आइस कैप या आइस टोपी, जो है बर्फ की टोपी क्या है, ऊपर खिसक रही है, मतलब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब वैश्विक उष्मन के कारण, मतलब हरितगृह प्रभाव के कारण वैश्विक उष्मन हो रहा है। वैश्विक उष्मन के कारण क्या है, आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि बर्फ पिघल रही है,
समुद्र तल बढ़ रहा है। अब जलवायु परिवर्तन बताएंगे क्या होता है, बस इतना जानिए, ये हरित गृह प्रभाव का असर है। अभी लास्ट लेक्चर में बताएंगे ये हरित गृह प्रभाव किस तरह से जलवायु परिवर्तन में कन्वर्ट कर रहा है। उससे संबंधित कुछ सम्मेलन है बेटा, 15-20 सम्मेलन, उससे क्वेश्चन आते हैं। कुछ संगठन है, 10 संगठन है प्रमुख रूप से, उससे क्वेश्चन आते हैं, उसको नोटिंग कराना पड़ेगा आपको, तब आपका टॉपिक जाकर तैयार होगा, कल तक किसी तरह से खींच पाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये हमारा हरित गृह प्रभाव है। इसमें कुछ लिखाया नहीं ना है, हेडिंग डालो ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, हेडिंग डालो डाला तो है हेडिंग, हेडिंग डालो ग्रीन हाउस इफेक्ट, हो गया। लिखो हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव के अंतर्गत, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए तापमान का कारण वातावरण या क्षोभ मंडल में उपस्थित, वातावरण या क्षोभ मंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कौन सा बेटा, मीथेन और जलवाष्प, और जलवाष्प इत्यादि होते हैं, इत्यादि होते हैं, इत्यादि होते हैं, जो सूर्य से आने वाली लघु तरंगों, शॉर्ट वेव, जो सूर्य से आने वाली लघु तरंगों, शॉर्ट वेव के लिए तो प्रवेश का काम करते हैं, शॉर्ट वेव के लिए तो प्रवेश का काम करते हैं, प्रवेश का काम करते हैं, लेकिन पृथ्वी से होने वाले लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण, दीर्घ तरंग विकिरण के लिए अपारदर्शी की भूमिका अदा करते हैं, जिससे ये तरंगें पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती, पृथ्वी से बाहर नहीं, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती, ऐसा लिखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती और पृथ्वी के वातावरण को गर्म करती है। हो गया बेटा। इन गैसों में प्रमुख रूप से, इन गैसों में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प अपनी भूमिका निभाते हैं। अपनी भूमिका निभाते हैं। पैराग्राफ बदलो, लिखो हरित गृह प्रभाव,
हरितगृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। हो गया। जिससे ध्रुवों पे स्थित बर्फ की चादर, ध्रुवों पे स्थित, ध्रुव मतलब पोल, कितने पोल होते हैं? दो। पहला हाँ नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। ठीक। बर्फ की चादर पिघलती है और आइस कैप मतलब पर्वतों के ऊपर स्थित हिम टोपियां, पर्वतों के ऊपर स्थित हिम टोपियां भी पिघलती हैं। जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है और निचले इलाकों में रहने वाले, निचले इलाकों में रहने वाले द्वीप डूबने लगते हैं। द्वीप डूबने लगते हैं। हो गया। ये इसका क्या है? हरितगृह प्रभाव का कारण है। पैराग्राफ चेंज करिए। अब टॉपिक डाल लीजिए आप जलवायु परिवर्तन। अब टॉपिक डाल लीजिए जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, इसी हरितगृह का प्रभाव है। लिखिए, दो लाइन इसमें लिख लीजिए। जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है साथ ही यह प्राकृतिक रूप से कई बार घटित हो चुकी है। अर्थात पृथ्वी कभी बर्फ से तो कभी समुद्र से आच्छादित हो गई, ढक गई। जलवायु परिवर्तन में दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मन और ग्लोबल कूलिंग वैश्विक शीतलन के कारण होता है।
जानते हैं वैश्विक उष्णन और वैश्विक शीतलन? क्या जानते हैं बेटा? हाँ। क्या हो जाएगी? हाँ हाँ। एक समय ऐसा चलिए हम बताते हैं। कुछ प्रयास किए हैं लेकिन आप पूरा जगह है। जब तापमान बढ़ जाएगा तो सूखा कैसे, जब तापमान बढ़ जाएगा तो पृथ्वी सूख कैसे जाएगी? जब तापमान बढ़ जाएगा तो बर्फ पिघलेगी, समुद्र बढ़ेगा, हाँ बारिश अनिश्चित अनियमित हो जाएगी। तो बस इतना आप समझिए कि जो जलवायु परिवर्तन होता है उसमें दो चीज होता है। एक, या तो पृथ्वी पूरी बर्फ से आच्छादित हो जाएगी, ग्लोबल कूलिंग, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ठंडा ही ठंडा, या तो पूरा पृथ्वी गर्म जैसे है ना, सब जगह 50-55 ऊपर तापमान तपती ही तपती रहे। जब ग्लोबल कूलिंग होता है तो वातावरण में ऐसे डस्ट पार्टिकल या और भी अन्य कारण आ जाते हैं जो सूर्य से आने वाले शॉर्ट वेव को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। आया सन से आया आपका सूरज, ये है सन, ये है, इससे शॉर्ट रेडिएशन आ रहा है शॉर्ट वेव के रूप में। अब वातावरण में आपके डस्ट पार्टिकल हैं या बादल हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, या स्कैटर कर रहे हैं, जलवाष्प हैं। तो ये पृथ्वी के वातावरण के अंदर नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे उसके वातावरण में तो ये भाग शीत प्रधान हो जाएगा, इसमें ठंड ही भर जाएगी, तो एक तरह से बर्फ जमने लगेगी। और जैसे नहीं हो जाता दिल्ली में जब धुंध आता है तो कुछ दिखता नहीं, सूरज भगवान नहीं दिखते, हम लोग कहते हैं ठंडी है क्या, लेकिन ठंडी नहीं रहता है, उसमें डस्ट के कारण दिखता। तो ग्लोबल कूलिंग आ जाएगी। ऐसी ग्लोबल कूलिंग अमेरिका में गुंज मिंडल रिश्ववुर्म 4 बार हुआ है। यूरोपियन कंट्री में भी तमाम नाम से हिमकाल आया है। जब पूरी पृथ्वी बर्फ ढक गई तो उसमें जो बहने वाली नदियां थी वो हिमानी में कन्वर्ट हो गई, बर्फ की नदी बहने लगी। बर्फ की नदी थोड़ा सा उछल उछल के बहती है और वो भी काट छाट करके बहती है। तो ये दौर आया। और दूसरा दौर आता है, पूरी पृथ्वी जब तापमान बढ़ जाता है, उसके पीछे क्या कारण है कि वातावरण में ये जो है गैसेस, ये सपोज कर लो वातावरण में जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ये सब क्या करती हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रोक लेती हैं, उसको ऊपर नहीं जाने देती। तो ये पूरे पृथ्वी का क्षोभ मंडल जो है वो गर्म होने लगता है और पृथ्वी का धरातल गर्म होने लगता है। उसकी बर्फ जो है पर्वतों की, ये ऊपर वाला भाग या ध्रुवों का ये वाला भाग, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सब बर्फ पिघलने लगता है। तो जो समुद्र का स्तर है वो ऊंचा होने लगता है, वहां के द्वीप डूबने लगते हैं, ठीक है। समय से पहले आम में बौर आने लगते हैं, साग सब्जियों का पैटर्न बदलने लगता है। कहीं ज्यादा बारिश होती थी जहां, वहां कम बारिश होने लगती है, जहां कम बारिश होती थी वहां ज्यादा बारिश होने लगती है। तो कम बारिश जहां होती थी अब मोटा अनाज उगाते थे, अब ज्यादा बारिश होगी तो धान उगाएंगे। जहां धान होती थी वहां मोटा, जहां ज्यादा बारिश होती थी वहां धान उगाते थे, अब कम होगी तो वहां मोटा अनाज उत्पादन करेंगे। तो पूरी तरीके से फसल प्रतिरूप बदल जाएगा, हमारी फूडिंग हैबिट बदल जाएगी। बोलो बेटा, बात कर लो, बात करने के लिए, जाने के लिए पूछ लो, दोनों लोग पूछ लो, परमिशन ले लो, जाओ। घर से आ रहा है तो जा सकती, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है उसके बाद, तो दोनों को एक साथ साथ में हो क्या, ये और उसको भी लेके आई थी, तो सब जाके मार्केटिंग करोगी क्या आज? अच्छा वो, अच्छा जाओ, तो ये पूछ लेना, परमिशन लेके जाना, ठीक है। हाँ तो हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ बेटा, ये आपका ग्लोबल कूलिंग वार्मिंग हो गया। ग्लोबल वार्मिंग में क्या हुआ, इस तरीके से
समुद्र तट बढ़ने लगता है तो छोटे छोटे द्वीप डूबने लगते हैं। तुम्हारा भी मन मिल रहा है कि जाए सी ऑफ करने के लिए, वहां तक नजर तो ले गई थी कि उसको सी ऑफ कर देंगे, जाओ जल्दी से जाओ, नहीं तो सी ऑफ करेंगे, पहुंचा भी देंगे। चलो, तो इसमें क्या हुआ कि द्वीप क्या करने लगते हैं, जो समुद्र के पास रहते हैं वो सम्मेलन करने लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि देखो हम लोग डूब रहे हैं। एक दिन बारिश होता है, घर में पानी आ गया है सीवर का या रोड पर लग जाता है, कितनी दिक्कत है। अब पूरा का पूरा द्वीप भी डूबने लगे पानी से, उसका अस्तित्व पानी के नीचे जा रहा है, समुद्र ऊपर बढ़ रहा है, उसका अस्तित्व संकट में। तो समुद्र के अंदर सम्मेलन करके लोगों का, विश्व बिरादरी का ध्यान आकर्षित करता है कि क्या करिए, आप बचाइए। ठीक है, इस तरीके से सम्मेलन होने लगे हैं। तो विश्व स्तर पे ये आ रहा है कि पृथ्वी गर्म हो रही है। अभी जो इतनी गर्मियां बढ़ रही हैं उसमें ये कहा जाता है कि कुछ गैसें हैं उनका कटौती करो, कटौती करो। तो यही सरकार एलईडी, आप देख रहे हैं, हटा, अरे वो लट्टू हटा दिया गया है, अब एलईडी लाया गया है कि बिजली का कम उपभोग हो। जीवाश्म ईंधन, जो अभी आपका पेट्रोल के लिए ईरान से संघर्ष चल रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि आपको पीएनजी से सप्लाई हो गैस की। ठीक है, जो आपका सिलेंडर वाला रिफिल वाला था। यहां तो हम देख रहे हैं पेट्रोल पंप ही बंद हो गए हैं, सप्लाई नहीं है। तो ये जीवाश्म ईंधन जो होते हैं यही कारण बनते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये कह रहा है सोलर एनर्जी यूज करो, हाइड्रोजन एनर्जी यूज करो, क्यों इसको यूज करो। तो ये सब बेटा आगे हम बाद में पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको लिखाएंगे, फिर इससे संबंधित सम्मेलन को बताएंगे। ठीक है, देख लेंगे आप लोग, अभी है टाइम। अभी सुन लीजिए फिर जलवायु परिवर्तन में और क्या होता है। जलवायु परिवर्तन पहला होता है कि जो समुद्र का तट है वो ऊपर उठने लगता है जब वैश्विक उष्णता बढ़ता है, और वर्षा का प्रतिरूप बदलने लगता है। कहीं ज्यादा वर्षा तो वहां कम वर्षा होने लगती है, जहां कम होता है वहां ज्यादा होती है। वर्षा अधिक अनिश्चित और अनियमित हो जाती है। अब देखिए जो वर्षा होती है, अब एकाएक बहुत तेज से होगी, 10 मिनट बंद हो जाती है। आप 1 किलोमीटर बाद जाएंगे, रोड सूखी रहेगी, फिर 2 किलोमीटर जाएंगे बारिश रहेगी, फिर 1 किलोमीटर रोड सूखी रहेगी। पहले ऐसा नहीं होता था। आप लोग को ज्यादा समय में देखे होंगे कि बारिश होती थी तो 1-1 महीने होती थी, हर जगह बारिश होता था। अगर अब बारिश हो रहा है सोचेंगे रुक जाए तो कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा भी के आगे बढ़ी, वहां देखिए रोड सूखी रहती है। कभी कभी तो हम लोग आते हैं हाईवे पे, देखते हैं यहाँ रुके हैं, बारिश नहीं है, बारिश वहां उस वाले दीवार के पास हो रही है, तो हम लोग रुके रहते हैं, कौन भीगने जाए, वहां बारिश निपट जाए उतने पे। तो क्लाउड, पैसेज ऑफ क्लाउड, जैसे लगता है कि बादल के टुकड़े बस बरस रहे हैं, पूरा का पूरा बादल नहीं बरस रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो अपने आंख के सामने देख रहे हैं कि उधर वाले भीग के आ रहे हैं, हम लोग सूखे में खड़े हैं, ऐसा। तो ये जलवायु परिवर्तन का असर है। पहले पहाड़ों पर ऐसी बारिश होती थी कि लगता था बस बादल आएगा, फट पड़ेगा, बहुत घनघोर बारिश होगी, बारिश होकर 10-15 मिनट में खुल जाता था, जैसा आपकी आप विषुवत रेखीय क्षेत्र में देखते हैं। अभी क्या हो रहा है इस जलवायु परिवर्तन से, पहले हमारे धीमे धीमे लंबी बारिश होती थी, लेकिन खूब तेज बादल आते हैं और 10-15 मिनट में बरस के फिर गायब हो जाते हैं। मतलब पैटर्न जो है उनका हिली एरिया वाला या पहाड़ी प्रतिरूप हमें देखने को मिला है। ठीक है, मिल रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन के सब प्रभाव है। ये जलवायु परिवर्तन का क्या है, असर है, समझ रहे हैं। इस जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार कह रही है कि इतना तापमान बढ़ रहा है तो हमारी फसलें जो हैं, अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ रही है। अब हर घर में एसी चला, जिसके घर में एसी या कूलर चल रहा है तो महीने का बिल भी तो आ रहा है, 10,000 5,000 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठंडी में नहीं आता, इसका एक्स्ट्रा आ रहा है। वो खर्चा है कि नहीं। लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, आदमी गुस्सा आ रहा है, तो कहने का मतलब और उसके खर्च है। सरकार इस तरीके से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम हो और उसको किस प्रकार से हम कम करें, रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये पहले भी होता था जलवायु परिवर्तन। जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो वातावरण में क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड आई और गैसें आई, तो क्या करती थी, ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल कूलिंग को बढ़ावा देती थी। ये नेचुरल फेनामेना थी, प्राकृतिक रूप से होती थी, लेकिन हम मानव क्या किए हैं, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी गहनता को बढ़ा दिए हैं। मतलब हम जीवाश्म ईंधन का तेजी से दोहन कर रहे हैं, कोयला पेट्रोल डीजल का तेजी से दोहन कर रहे हैं, उसको तेजी से चला रहे हैं, जिससे वो हाइड्रोकार्बन जो वातावरण में जा रहा है, कार्बन की कैपेसिटी ये है कि ये बहुत ज्यादा अवशोषण करता है उष्मा को। जितना आप कार्बन रिलीज करेंगे उतना कार्बन अवशोषण करेगा, जब अवशोषण करेगा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ाएगा। इसलिए बात अब होने लगी है
कि पहली बात तो जीवाश्म ईंधन का मतलब कोयला पेट्रोल को जलाओ मत, क्योंकि ये कार्बन के रूप में जब गैस के रूप में जाएगा तो सूर्य का सूर्यातप सोखेगा। तो लोग कहेंगे कैसे न जलाएं, हमारे उद्योग को जरूरत है। चलो जला लिए, अब नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ो, सोलर ऊर्जा की ओर बढ़ो, ग्रीन हाइड्रोजन की ओर बढ़ो। तो ये हुआ कि अगर इसको तापमान को कम करना है तो क्या होगा, तो ये कार्बन कैप्चरिंग करो, मतलब वातावरण जो कार्बन की गैस के रूप में गया है उसको कैप्चर कर लो किसी तरीके से। उसका टेक्नोलॉजी है, सकिंग प्रोसेस है, मतलब उसको वातावरण से नहीं होता है खींच लेना, जैसे डस्ट पार्टिकल आप रहते हैं तो झाड़ू नहीं लगाते, उस मशीन से उसकी गंदगी खींच लेते हैं। तो उसको खींच के उसको समुद्र के अंदर ठोस फॉर्म में, सॉलिड रूप में कन्वर्ट कर दो। सॉलिड में जैसे हमारे शरीर में कार्बन है, गैस रूप में नहीं है तो उतना कार्बन अवशोषण नहीं होगा, इसके अंदर भी कार्बन है। हर चीज के अंदर जो आपका जैसे कोई उत्पाद हुआ पौधे का या पौधे का जो हुआ ये भाग, ये कार्बन है, लेकिन सॉलिड रूप में उतना प्रदूषण नहीं कर रहा है। इसी को जला दीजिए, कार्बन रिलीज होगा गैस में, अब वो उष्मा को रोकने लगेगा। तो ये कहा गया है कि कार्बन को वातावरण से सोख के उसे सॉलिड रूप में कन्वर्ट करके या तो समुद्र के अंदर या पृथ्वी के अंदर गाड़ दो। तो ये कार्बन को क्या है, वातावरण से कम कर दो, तो हो सकता है जब कम हो जाएगा तो उसको तापमान बढ़ाने की शक्ति कम हो जाएगी। वायुमंडल संगठन में गैसों में कार्बन की मात्रा कितनी है, आपने पढ़ा है पृथ्वी की संरचना और संगठन, ज्योग्राफी में विश्व के भूगोल में दूसरा तीसरा चैप्टर है। तो उसमें सबसे ज्यादा किस गैस का परसेंटेज है, कितना परसेंट, और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे ऑर्गन है, फोर्थ पे CO2। लगभग कितनी मात्रा है, 0.03%। उतना कम मात्रा में इतना दिक्कत है, अगर मात्रा उसकी जो बढ़ जाती तो पृथ्वी और तेजी से गर्म हो जाती। तो कहा गया कि कार्बन को कम करो। फिर नहीं माने कि जीवाश्म ईंधन की जरूरत है, हम जलाएंगे, कार्बन छोड़ दिए, वातावरण से नहीं लाएंगे। अब कार्बन टैक्स की बात हो रही है कि अगर आप कार्बन को ज्यादा यूज करोगे तो आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे, जैसे ट्रंप लगा रहा है सबके ऊपर, ठीक है ना। कार्बन अगर आपके कोई आप बेचोगे सामान विकसित देश में, तो वो सब ब्रिटेन यूरोप वाले क्या कर रहे हैं कि अगर उसके उत्पादन में आपने कार्बन को जला के उत्पादन किया है, कोई चीज बनाया है, तो हम उस उत्पाद को नहीं खरीदेंगे तो आपका वहां से वो गुड्स वापस चला जाएगा, तो आपका घाटा होगा। ये सब तरीका किया जा रहा है जिससे वैश्विक उष्णता को रोका जाए। इसी को हम आगे समझौतों के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम रोक दे रहे हैं, आप ब्रेक ले लीजिए 5-7 मिनट का, बहुत लंबा मत लीजिएगा, जिससे आज जलवायु परिवर्तन के बारे में बेसिक चीज आपको हम बता पाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कल वाले लेक्चर में जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन, जलवायु इन्वायरमेंट का करंट अफेयर और इन्वायरमेंट के PYQ को सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको पता चल पाए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं है, चलिए ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक लेके फिर हम लोग मिलते हैं। प्रदूषण जो होते हैं प्राकृतिक कारणों से होते हैं और मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक का मतलब ये हुआ कि किससे होंगे, ज्वालामुखी विस्फोट से हो जाएंगे या और भी चीजें आएंगी उससे होंगे। मानव निर्मित कारण को क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोजेनिक या मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, नैसर्गिक पर्यावरण कहेगा, नहीं। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या आधुनिक पर्यावरण, आपका एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। जैव विघटित प्रदूषक क्या है, पारा, वाहित मल, प्लास्टिक और एस्बेस्टॉस। तो आप देख रहे हैं वाहित मल, ठीक। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत क्या है, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो आप देख रहे हैं वायु प्रदूषण, ठीक है। और बच्चे कहां गए, 7, 2 वो थे मान लो पूछ के गए थे, और बाकी 3-4 पीछे वाले चले गए, और ऐसे ही बिना पूछे करते हैं सही लोग। ये फर्स्ट टाइम हुआ इस तरह, करते हैं 1-2 क्लास करके उसके बाद ऐसा करते हैं, हाँ
कब से? एक आध हफ्ते से। चलो आगे, ये हम लोग पढ़े थे प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और मीथेन। इसमें मैंने बताया था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हैं गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकलने धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके द्वितीय प्रदूषक को जन्म देता है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव का बनना किनके बीच की अभिक्रिया का परिणाम है? बोलो। NO2, O3 और पैरा एसिटिल नाइट्रेट के बीच का। ये जो आंखों में धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है जो आंख को प्रभावित करती है? वही पैरा एसिटिल नाइट्रेट। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। द्वितीय प्रदूषक कौन नहीं है? पैन, स्मॉग, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मैंने बताया था, पैन और ओजोन क्या है? द्वितीय प्रदूषक का रूप है, उदाहरण है। और स्मॉग क्या है? स्मोक प्लस फॉग, पढ़ाया था ना। द्वितीय प्रदूषक कौन से हैं? आप देख रहे हैं स्मॉग। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है, फ्लाई एश प्राथमिक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक है। जो आप देख रहे हैं अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। पूरा नहीं, ढंग से न जले, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुटने से मर जाता है। अगर आप कमरा बंद किए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है, सोए पता भी नहीं चलेगा और मृत्यु हो जाती है। जैसे आप देखते हैं रूम हीटर लगा के लोग घर में सो जाते हैं, पता चलता है अंगीठी जला के सो गए हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। हुआ था। मोटर वाहनों से कौन सी गैस मुख्य रूप से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्च गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। लेड, मतलब जो पेट्रोल होता है इसके जलने से क्या होता है? उससे भी लेड निकलता है, सीसा की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत क्वेश्चन पूछा है। फिर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। इस तरीके से बेटा फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है किसके? कोयला जलाते हैं, वही फ्लाई ऐश क्या होता है? बहुत बारीक राख की तरह जो धूल होता है वो क्या होता है? फ्लाई ऐश। फिर पूछा है फ्लाई ऐश से ये कहां से उत्पन्न होता है? ताप विद्युत घर से। आप देखेंगे अगर ताप विद्युत घर बगल में है तो आपके हमेशा बेंच पे हर जगह पतली सी चादर और राख की देखने को मिलेगी। वो फ्लाई ऐश की बहुत बारीक कण होते हैं, धूल धूल के रूप में उड़ते हैं। प्रदूषक का संकेतक कौन सा है? लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है? ये प्रदूषक का सबसे अच्छा संकेतक होता है। इसमें देख रहे हैं
ये मास और लाइकेन वायु प्रदूषक के प्रमुख सूचक हैं। वातावरण में यदि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन जो होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। लाइकेन किससे बना होता है? कवक और शैवाल। कवक देखा है आपने और शैवाल भी देखा होगा, इससे मिलकर बना होता है, जो पेड़ों के तने एवं चट्टानों आदि पर पाया जाता है। लेकिन अगर वातावरण सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो इनकी मात्रा कम होना शुरू हो जाती है। अब ये पूछ लिया भारत का सबसे प्रदूषित नगर, तो इसका डेटा जारी होता रहता है। आप देखेंगे कि सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है। ठीक है ना। ये आपका ग्रीन पीस इंडिया इसी तरह से 2000 से लेकर 2026 तक आंकड़े जारी करता है। ये इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स हो गया, इससे भी क्वेश्चन आपके रहते हैं। और अगर वर्षा हो जाती तो हमारा वातावरण आप देखेंगे अजीब सा धूप निकलता है, पूरा साफ साफ लगता है। तो जितने एनवायरमेंट में डस्ट पार्टिकल रहते हैं सब जमीन पे आ जाते हैं। तो जब धूप निकलती है तो बड़ी चटक धूप देखने को मिलती है। तो वो क्या है? क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? आंसर है वर्षा के द्वारा। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन हमारे आते हैं। दूसरा पीडीएफ दिखाएं इससे संबंधित, जिससे आपको जानकारी होगी किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वाला बैक का ऑप्शन क्या बेटा? शाबाश, बहुत अच्छा। थोड़ा सा आप लोग पीडीएफ देख लीजिए तो पता चलेगा क्वेश्चन किस पैटर्न पे है, आपको सहूलियत रहेगी। ये तो दिखा दिया है ना, ये दिखा दिया है। अब टू अब देखिए हम लोग का प्रदूषक क्या था, जो अभी पढ़े थे हम लोग ग्राउंड वाटर वाला, उससे संबंधित भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? आर्सेनिक। अगर यहाँ पे और कुछ रहता क्या, और क्या बताया था भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक? फ्लोराइड। वो रहता तो फ्लोराइड भी रहता। ठीक, लेकिन एक ही पूछेगा क्योंकि तीन को छांटना है, समझ रहे हैं। निम्नलिखित में से एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। अम्ल वर्षा किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से है। एस्बेस्टोसिस किससे है? ये भी वायु प्रदूषण एस्बेस्टोसिस। हाँ, स्मॉग किससे है? आपका धूल है और उसमें स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग है, ये भी वायु प्रदूषण से संबंधित है। एस्बेस्टोसिस में भी वायु प्रदूषण से संबंधित है, धूलकण से। आपका यूट्रोफिकेशन नहीं है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? जल में जो पोषक तत्व मिल जाते हैं, रसायन मिल जाते हैं, तो उनका जो विकास होता है उसको क्या है? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। बीओडी एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। किसमें? जलीय वातावरण में। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या है? कैसे गैस प्राप्त कर रहा है, खनिज प्राप्त कर रहा है, एट्रोफिक है, क्योंकि उसमें रसायन जा रहा है और उससे क्या हो रहा है? उसकी बायोलॉजिकल डिमांड इसलिए बढ़ रही क्योंकि वो पौधा ग्रो कर रहा है तो, और उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो सीवेज प्रदूषण हो रहा है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किसकी?
डीओ की डिजॉल्व ऑक्सीजन की मापी जाती है, ठीक है। हाँ, डिजॉल्व ऑक्सीजन की। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? आप देख रहे हैं, हाँ, मतलब ऊंचाई वाले क्षेत्रों से नहीं मतलब है बीओडी का। न रक्त में ऑक्सीजन के स्तर, हमारे जो नापा जाता है रक्त में ऑक्सीजन स्तर से भी नहीं है, और वन पार्थिव तंत्र से भी मतलब नहीं है। यह जलीय पार्थिव तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में कहां पाया जाता है? कानपुर और इलाहाबाद। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा कहां पे है? बताइए बताइए। पश्चिम बंगाल में। बेटा इस समय कि अच्छा, आप कहा नर्सिंग स्टूडेंट? अच्छा, वो बेटा आया था तो वो ड्राफ्टमैन था, उसका हमें लग रहा है काम कर रहा है, तो एक टाइम मिला तो आके क्लास करके गया, लेकिन जो झाड़ू है आया था। फिर हो सकता है बिजी शेड्यूल हो और आप क्लास करके नर्सिंग का आ रही हो, कुछ बच्चियां मम्मी का मार्केटिंग कराने चली गई, तो अलग अलग जिसका जितना रुझान है उतना वो कर रहा है। कुछ को हो रहा है कि दूर रहता है ना, तो आपका जितना आकर्षण रहेगा पढ़ाई में उतना ही वो चीजें कंफर्ट रहेंगी। पढ़ाई में आकर्षण, ये बच्ची भी आई है, रुझान है तो आई है, नहीं आकर्षण है तो 2 किलोमीटर बड़े वन में जाने में लोगों को दिक्कत। तो अपना अपना कोई है नहीं उसमें बड़े पन वाला। ओ आज तो 5 बजे, तब तो ठीक है, हम तो ठीक है, चलो ठीक। आ तुम्हें भी, चलो ठीक है। अच्छा, तुम दोनों साथ में ही जाते हो? फिर साथ में क्यों नहीं ले आते जी? उसको पहले जाना पड़ता है। हाँ क्या रहे, नहीं साथ में जाए करो, उसके क्या कंटाप रख दिया करो उसको। नहीं तो साथ में जाना चाहिए ना, जिम्मेदारी है, तुम्हें ले जाना चाहिए। बैड मैनर तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। वो आ रही बच्ची करने तो तुम्हें बुलाना चाहिए, तुम इसके साथ ही जाया करो, ठीक है। फिर देखो उसकी पढ़ाई छूट रही है आधे घंटे। बैड मैनर। चलो, आर्सेनिक बेटा मैंने बताया था, आर्सेनिक जो है सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और मैंने ये भी बताया था गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी में पाया जाता है। और मैंने ये भी बताया था आर्सेनिक से किस रोग, कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट रोग, ठीक है, ब्लैक फुट रोग होता है, ठीक। क्योंकि ब्लैक फुट रोग पूछता है बेटा, कैंसर कई कारण है, तो कैंसर आप बार बार नहीं कहो उसको, ठीक। ब्लैक फुट रोग स्पेशली किस कारण से होता है? आर्सेनिक कारण होता है। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? बांग्लादेश में। क्योंकि मैंने कहा था गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, तो आपकी गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, किस नाम से जानी जाती है? हाँ, और जमुना के नाम से कौन? दोनों मिल जाती हैं तब। शाबाश। चलो, इसके बाद आप देख रहे बेटा, जैविक मरुस्थल कौन सी नदी कही जाती है? दामोदर। ये सब चीजें हैं। कहने का मतलब यही है कि इस तरीके से आपके प्रदूषण वाले टॉपिक आते हैं। देखिए ये सब दिया है, ये थोड़ा सा टफ कर दिया है। कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक पाए जाते हैं, आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम, ये सब चर्चा में आ गया था। सॉर्बिटॉल, फॉर्मेल्डिहाइड ये नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम ये 3 पूरे हमारे भारत में पाए जाते हैं। मैंने बताया था फ्लोराइड की बराबरी उचित मात्रा किसके लिए फायदेमंद है? हड्डी और दांत के लिए। अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो गई तो नाक सी संलक्षण और कुबड़ापन, कम हो गई तो दांत वगैरह गिरते हैं, हड्डियां वो हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है, मुलायम हो जाती हैं। और भारत के 7 राज्यों में इनका विस्तार। नाक सी संलक्षण किसके कारण होता है? अरे नाक सी संलक्षण किसके द्वारा होता है? फ्लोराइड के द्वारा, ठीक है।
ठोस अपशिष्ट प्रदूषण ये पूछा है, डेटा आया है कि किस महानगर में सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरीके से ठोस अपशिष्ट प्रदूषण मैंने भी दिखाया करंट अफेयर्स का ना, 2016 की जगह संशोधन करके नियम 2026 लाया गया है, तो उसमें मानदंड चेंज किए गए हैं। ठीक है, ये अपडेशन है, ये आपका पेपर काफी पहले आया था, अभी इसमें करंट अपडेशन हुआ, तो क्वेश्चन एनवायरमेंट का ये बनेगा। कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, ये छोड़िए, जेट विमान। ध्वनि प्रदूषण पूछता है कि हम मानव की सामान्य सुनने की क्षमता कितनी है, 20 से 20,000 डेसिबल। तो कभी कभी पूछता है पत्तियों की जो सरसराहट होती है वो कितनी डीबी है, जो जेट प्लेन जाता है वो कितने डीबी है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें पूछा है पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर कितना है, 20 डीबी। आप भी भाई हैं इनके, शर्ट दोनों समान पहने, हम तो कंफ्यूज थे दोनों भाई हैं, चकमा देने के लिए। चलिए, एक ही टेलर सिला लिए थे, इत्तेफाक। चलो, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती। गोबर तो हो जाता है, अब तो गोवर्धन योजना लाई गई है, पौधों की पत्तियां जैसे खाद को, तो प्लास्टिक नहीं होता, इसीलिए प्लास्टिक का जो है आप देख रहे हैं उसके बैन लगा दिया गया है, और इस तरीके से प्लास्टिक वगैरह क्या है हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक को क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है, होता भी नहीं। भोपाल गैस त्रासदी किस रसायन के कारण हुई थी, बोलो, किस रसायन के कारण। मिसाइल मिसाइल आइसोसाइनेट, कौन सी कंपनी थी, आप लोग लिखे हैं यूनियन कार्बाइड। कब हुआ था ये घटना, 3 दिसंबर 1984 को। वर्ष पूछा 1984। कौन सा रसायन था, मिसाइल आइसोसाइनेट। कारण क्या था, मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म करके पूछ दिया उसी को, MIC, मिसाइल आइसोसाइनेट। इस यौगिक का नाम देखो कितनी बार पूछा है। चेरनोबिल इसी तरह की जो दुर्घटना थी, ये कैसी दुर्घटना थी, नाभिकीय। कहां हुआ था, 26 अप्रैल 1986 को सोवियत संघ में हुआ था। जैव उपचारण, ये नहीं बताया गया है, द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निपटान किया जाता है। चाहे जैसे मिट्टी के अंदर अगर बैक्टीरिया या खराब आ गए विषैले पदार्थ, तो उसमें कभी क्या करते हैं, पाइप डाल के उसके माध्यम से उसमें रसायन डालते हैं, जिससे क्या होता है, उसका उपचार किया था। अलग अलग विधियां उसके लिए नाम में ली गई हैं। तो ये बेटा आपका हो गया। चलो हो गया ये। अब बताओ अगला टॉपिक कहां तक नोट कराया था मैं, ये हो गया ना, लिखा थी कि नहीं। अच्छा, वैश्विक उष्णता और वैश्विक शीतलता लिखिए। वैश्विक शीतलता, वैश्विक शीतलता पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में वैश्विक उष्मन एवं वैश्विक शीतलता के कई चक्र घटित हो चुके हैं। वैश्विक शीतलता के अंतर्गत गुंज, मिंडल, रिस, वोर्म, ये 4 चरण आ चुके हैं।
हाँ, आइस एज। इसी प्रकार वैश्विक उष्णन के भी कई दौर देखने को मिलते हैं। देखने को मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन में और क्या लिखाया था इसमें? कहाँ पे लिखा था? कहाँ? हरित, हाँ ठीक। अच्छा लिखिए, आगे लिखिए। जलवायु, पैराग्राफ चेंज करके, जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, ऐसा करिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, के प्रभाव हेडिंग डाल दीजिए। जलवायु परिवर्तन के निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला प्रभाव, तेजी से बढ़ता वैश्विक तापन, तेजी से बढ़ता वैश्विक तापन। दूसरा, हो गया। दूसरा, वर्षा का अनिश्चित एवं अनियमित होना। वर्षा का अनिश्चित एवं अनियमित होना। नेक्स्ट, भारतीय मानसून का अनिश्चित एवं अनियमित होना। नेक्स्ट, आम में समय से पहले बौर आ जाना। आम समय से पहले बौर आ जाता है। आम में समय से पहले बौर आ जाना। नेक्स्ट, कृषि प्रतिरूप का बदलता स्वरूप। कृषि प्रतिरूप का बदलता स्वरूप। नेक्स्ट, खाद्य संकट का बढ़ना। खाद्य संकट का बढ़ना। नेक्स्ट, महामारी जनित बीमारियों का बढ़ना। पैराग्राफ चेंज करिए। जलवायु परिवर्तन के इन नहीं, और एक पॉइंट लिखिए, द्वीपीय द्वीपों का डूबना। द्वीपीय द्वीप जो निचले इलाके में है, द्वीपीय द्वीप जो निचले इलाके में है, उनका डूबना। नेक्स्ट, हिम टोपियों का एवं हिम चादरों का पिघलना। हिम टोपियों एवं हिम चादरों का पिघलना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हिम टोपियों एवं हिम चादरों का पिघलना। ठीक है। खाद्य प्रतिरूप का बदलना।
वैश्विक जल संकट, वैश्विक जल संकट की बढ़ती समस्या इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया इत्यादि। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए यह कहा गया कि जलवायु परिवर्तन किसी एक क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं है, बल्कि ये वैश्विक समस्या है। जिसका समाधान क्षेत्रीय संगठनों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सरकारों, अंतर सरकारी समूहों, उसमें बेटा जहां क्षेत्रीय संगठन लिखते हो उसके बगल में लिखते हो क्षेत्रीय संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, साथ में करना क्षेत्रीय संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जहां पे लिखे हो ना क्षेत्रीय संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय समूहों के गठन से और उनके सफल क्रियान्वयन से, ये गठन और उनके सफल क्रियान्वयन से इसके सकारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं, इसके लिए सकारात्मक प्रयास किए जाते हैं। हो गया बेटा, ये क्या करें चेंज? ठीक है बेटा, अब इसमें लिखो, आगे लिखो, इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं, जिसके तहत कुछ सम्मेलन निम्नवत हैं। अब इसमें सब लोग मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मानव पर्यावरण पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हो गया। हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला सम्मेलन था जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। इस सम्मेलन में सम्मिलित सभी देश, इस सम्मेलन में संबंधित सभी देश
एक पृथ्वी के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, एक पृथ्वी के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। एक पृथ्वी के सिद्धांत को क्या मतलब है, बताएंगे? एक पृथ्वी के सिद्धांत को स्वीकार करके इसका मतलब क्या है? नहीं समझ में आ रहा है। इसमें यह है कि जैसे है हम यहां लकड़ी जलाएं, उपले जलाएं या प्रदूषण करें, तो ऐसा नहीं कि प्रभाव केवल हमारे तक ही रहेगा। जैसे आपने कहा जो पवन होती है और ये जो धाराएं होती हैं तापमान को समान करने का प्रयास करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी। अगर यहाँ आप गंदगी करेंगे तो गंदगी उड़ के दूसरी जगह जाएगी, वो गंदगी करेगा उसकी गंदगी आपके यहाँ जाएगी। तो ये वैश्विक चीज है, ऐसा नहीं कि आप उपली जला दिए, वो जला दिए तो आपको नहीं बदबू किया, नहीं वो किया तो पर्यावरण को नुकसान नहीं किया, कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी को प्रभावित करेगा, पूरी पृथ्वी पैटर्न बदलेगा, आप भी प्रभावित हो जाएंगे। कोई दूसरा किया उसके यहाँ प्रभाव नहीं है, आपके यहाँ प्रभाव है, क्योंकि वायु को परिसंचरण प्रभावित करता है, इसलिए इसे अलग अलग करके खत्म नहीं किया जा सकता। आप प्रदूषण करें आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि विंड इसको लेके वहां चली गई, लेकिन वो प्रदूषण करेंगे उनकी विंड आपके पास आएगी, तो आखिर प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? अपने ऊपर पड़ रहा है ना। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो है इसमें क्या होता है, इस तरह की बातें कहेगी। क्या लिखा है इसमें? स्वीकार किया गया, मतलब इसीलिए एक पृथ्वी सिद्धांत को स्वीकार किया गया कि हम अलग अलग करके अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अगर वास्तव में जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो हमें पृथ्वी को एक परिवार मानना पड़ेगा, एक घर मानना पड़ेगा। ये नहीं मानना पड़ेगा कि जितने हम रह रहे हैं वही हमारा घर परिवार है। देखिए इस सम्मेलन के अंतर्गत स्टॉकहोम घोषणा, इस सम्मेलन के अंतर्गत स्टॉकहोम घोषणा अस्तित्व में आई, स्टॉकहोम घोषणा अस्तित्व में आई, जो कि पर्यावरण सुरक्षा पे, जो कि पर्यावरण सुरक्षा पे पहला घोषणा पत्र था। इसे वैश्विक पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, वैश्विक पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। हो गया बेटा। दूसरा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन पे अंतर सरकारी पैनल, जलवायु परिवर्तन पे अंतर सरकारी पैनल। अब इसको हम कल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, हम आज से जो इन्वायरमेंट पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हमें बताने की कोशिश करिएगा और हम आपसे फिर पूछेंगे। चलिए रुक जाइए यहीं पे, अब उसको जो छूटा है बाद में करिएगा, ठीक। चलो आ जाओ। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र में कौन सी संकल्पना बड़ी है? इकोलॉजी इकोसिस्टम में कौन सी बड़ी है? इकोलॉजी, इकोसिस्टम तो एक खेत का भी हो सकता है। पर्यावरण और उसके घटकों का वैज्ञानिक अध्ययन ही तो पर्यावरण है। पर्यावरण जो है आपका, पारिस्थितिक तंत्र जो आपका है, वो पारिस्थितिक तंत्र कितने घटकों से मिलकर बना है? दो,
जैविक और अजैविक। जैविक घटक किससे मिलकर बना, उसको लिखना बंद करो बेटा, बाद में लिखना। जैविक घटक किससे मिलकर बना है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता। अजैविक, अकार्बनिक, कार्बनिक और ऊर्जा घटक। अकार्बनिक में क्या आएगा, लवण और, हाँ लवण आ गया आपका कार्बनिक में, और आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद कार्बनिक में क्या आ जाएगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब आ गया। ऊर्जा घटक में ऊर्जा। चलो बताओ पार्श्विक पद, ठीक है कुछ टर्मिनोलॉजी पूछ ले उसके बाद। पार्श्विक पदछाप क्या है, बोलो। पदछाप में ये होता है कि स्पेसिफिक एरिया में आप पार्टिकल का दोहन करते हैं, हाँ, और किसी स्पेसिफिक एरिया की जो क्षमता होती है, हाँ, उसे पदछाप कहते हैं कि वो अपने आप को पुनर्जीवित कर ले, अपने को रिवाइव करा ले, वो एरिया उसकी पार्श्विक पदछाप है। तो अगर हम वो बढ़ा दें, अपनी आवश्यकता को बढ़ा दें, पार्श्विक पदछाप में पैर बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या है, प्रकृति को भी अपनी को बैलेंस करने के लिए एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। इकोटोन, इकोटोन क्या है, संक्रमण क्षेत्र, किसके बीच, दो भिन्न पार्श्विक तंत्र के बीच। जैसे मान लो एक हो गया स्थल, एक हो गया जल, उनके बीच का जो पार्श्विक तंत्र रहेगा वो आपका क्या रहेगा, संक्रमण स्थल, ये है। पर्वत हो गया, मैदान हो गया, उनके बीच का क्षेत्र रहेगा। वन हो गया और आपका क्या है, मरुस्थल हो गया, उसके बीच का घास स्थल। समझ रहे हैं, वन और मरुस्थल के बीच का घास स्थल। बहुत अच्छा। की स्टोन प्रजाति, होती है जिसके जो संकट पर पूरी मतलब प्रजातियों के मतलब पूरे चेन पर प्रभाव, हाँ पूरे इकोसिस्टम को वो प्रभावित कर सकती है, छोटी भी होती है और बड़ी भी हो सकती है, ठीक। हाँ प्रभाव ज्यादा है, कोई जरूरी नहीं संख्या कम रहे, छोटे कीट ले लेंगे संख्या ज्यादा रहेगी, छोटे कीट ले लेंगे अगर आप या पक्षी ले लेंगे तो संख्या हो सकता है ज्यादा हो, तो संख्या से मतलब नहीं होता, उसका उस पार्श्विक तंत्र में प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद बताओ जैव विविधता पे आओ। जैव विविधता क्या है, परिभाषा, किसी भी क्षेत्र के बीच में नहीं, जैव विविधता है जीव जंतुओं के आपके जीन में, आनुवंशिकता में और समुदाय में जो भिन्नता है वो जैव विविधता होता है। इसका जो संरक्षण किया जाता है, इसका मापन किस तरीके से किया जाता है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। और इसका संरक्षण जो होता है जैव विविधता कितने प्रकार किया जाता है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू के अंतर्गत क्या क्या आता है, अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है या एंट्री है उसमें, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और जो बायोस्फीरिक रिजर्व है उसमें क्या क्या है, कोर एरिया प्रोहिबिटेड है कि उसमें एंट्री है, 3 है। सबसे अंदर वाला हाँ कोर है, उसके बाहर वाला कौन सा है, ट्रांजिशन है कि बफर है, बफर। अब ट्रांजिशन वाला कहाँ है, चलो ठीक। कौन सा अभी बायोस्फीरिक रिजर्व किस क्रम का बना है, 13वां कहाँ है, 19वां है। पोल डेजर्ट कौन सा, जो लद्दाख और उत्तराखंड वाला, आप लोग को तो बताया था, आप लोग नहीं बोल रहे। अच्छा भारत का पूछा हूं, ठीक है पक्का। चलो इसके बाद ये चीज हो गया, इसके बाद हम चलते हैं और टर्मिनोलॉजी में क्या छूट रहा है आपका, जलवायु परिवर्तन, हाँ। अम्ल वर्षा कैसे होती है, कारण आज लिखा है, आज पढ़ाया है। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है
तो वो क्या है, सल्फर में बदलता है। अब सिल्वर आयोडाइड की जो वर्षा आप कराते हैं वो क्या है, क्या कहते हैं? हाँ, कृत्रिम वर्षा क्या है, क्या है? सिल्वर आयोडाइड का जो है छिड़काव करते हैं, किससे? जहाज से छिड़काव कर देते हैं, तो वहां जो वातावरण की नमी रहती है, ये डस्ट पार्टिकल पे नमी बैठ जाती है, तो वो बारिश बूंद में बरसता है। कुछ समय पहले, पिछले 1.5-2 साल पहले बहुत गर्मी पड़ रही थी, प्रदूषण था, बच्चों को पढ़ाने गए थे, न्यूज में पढ़े थे कि सिल्वर डाइऑक्साइड का छिड़काव का प्रति वर्ग किलोमीटर 1 या 2 लाख रुपया खर्चा था। तो बच्चों को बढ़ा दिया कि सिल्वर आयोडाइड का बारिश हुआ है। भाई रात में पढ़े थे 10 बजे, लेकिन सुबह देखा गया तो न्यूज में आया कि ऑटोमेटिक रेन हो गया था, प्रकृति ने करा दिया था। तो उस समय हुए करते थे शायद केजरीवाल की कौन था, तो पैसा बच गया, नहीं बड़ा कॉस्टली पड़ता है, वो ऑटोमेटिक रेन हो गया था। तो सिल्वर आयोडाइड का इसीलिए होगा, तो आता है। उसके बाद क्या पूछ रहा था? हाँ, सिल्वर डाइऑक्साइड एसिड। चलो, इसके बाद बताओ ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी 2-3 गैस का नाम, और जो लिखे देख के बता दो बेटा। काफी तो बंद, तुम भी जाओगी क्या इसके साथ? 5 बजे तक सभी लोग चले जाएंगे। अच्छा चलो, तुम भी जाती थी बेटा रोज? चलो, तो इसमें जो हुआ आपका क्या है, आपके जो रहते थे TF और हैलोन्स वगैरह, और कौन से हैं, और कौन से हैं? 5-6 लिखाए थे ना, देख के बोलो, देख के बोलो, देख के बोलो, देख के बोलो फटाफट। 5-6 गैसों का नाम लिखा, सब लोग देखो, बोलो। जल्दी से बोलो। हाँ, कार्बन नाइट्रेट, लिखे नहीं हो? फ्लोराइड, कार्बन फ्लोराइड, उसके बाद तुम लोग नहीं लिखे हो? हाँ, उसके बाद ये मीथेन लिखे नहीं, लिखा है तो यही बस हो गया। देखिए यही नहीं, नहीं, वो चीजें गलत हो जाती है ना। चलो, इसके बाद जो है ओजोन रिक्तीकरण का सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ता है? आर्कटिका, अंटार्कटिका? कहां पे? अंटार्कटिका पे। अभी परसों में सुधार हुआ है कि क्या हुआ है? सुधार हुआ है, ठीक। ओजोन हरित गृह प्रभाव के अंतर्गत प्रमुख भूमिका किन गैसों की होती है? और मीथेन की और जलवाष्प की, ठीक है। तो हरित गृह प्रभाव में होता क्या है बेसिकली, एक लाइन में? आ नहीं देता है, दीर्घ तरंगे, हाँ उनको रोका है, हाँ हाँ हाँ, गुड। और ये धरातल का जो तापमान बढ़ता है उसका हरित गृह प्रभाव में और क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने से पिघलते हैं, हाँ, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, ये डूबने लगते हैं, अनियमित, अनिश्चित होना, ये कृषि, हाँ। और इसके बाद यही वैश्विक उष्मा से जलवायु परिवर्तन में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद ये भी हो गया था। इसके बाद सम्मेलन, हाँ, सम्मेलन के अंतर्गत हमने बताया मानव पर्यावरण सम्मेलन क्यों इंपॉर्टेंट है। जो इसमें हुआ क्या था, स्टॉकहोम घोषणा की गई थी। स्टॉकहोम घोषणा क्या था? वैश्विक पर्यावरण का पहला मैग्ना कार्टा, क्योंकि इससे क्या किया गया था? पर्यावरण पे ध्यान दिया गया था, ठीक है। इन्वायरमेंट में ये हो गया। इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आप गेस लिए हैं? इन्वायरमेंट में जो करंट अफेयर्स रहेगा उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन अपडेट रहेंगे? जितना टॉपिक पढ़ा है उसमें कहां कहां से क्वेश्चन बनेंगे जरा बताओ तो। हाँ, नहीं तो ये तो जो आपका सम्मेलन हुआ, कौन कौन से सम्मेलन बताए थे? हाँ, दूसरा किगाली और वियना, किगाली और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया था? एक में कहा गया था सम्मेलन की बात, दूसरे में बाध्यकारी नहीं था, बाध्यकारी बनाया गया, तीसरे में क्या किया गया? स्टेप वाइज इसको लागू करने की बात की गई।
और साथ में ये देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि इस प्रकार के जो सम्मेलन हैं, आप ये ओजोन को डिक्री करने के क्वेश्चन रहेंगे। हाल ही में समाचार पत्र रिपोर्ट के माध्यम से दक्षिण अंटार्कटिका की ध्रुव की जो ओजोन रिक्तीकरण है वो मतलब कम हुआ है, वो जो छिद्र है वो भरा है। ये पूछ सकता है कि ये बताइए ओजोन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैसें कौन सी हैं। तो 5-6 जो लिखा है उसको रटना पड़ेगा आपको, ठीक है, पहला चीज। और क्वेश्चन कैसे बनेगा पीटी का, जो दिमाग में आ रहा है बताओ। इतना पढ़ाया 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम लोग वो कर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। सोच लो, सब लोग दो दो बता दो तो हो जाएगा। जो बच्चे पढ़े हैं आप भी कोशिश कर सकते हैं। मतलब नहीं समझ पाया किसमें, ये तो बता दिया 5-6 तो बोला, तो यही तैयार उनसे रिसेंट प्रभाव में बेटा उसका सम्मेलन हो चुका है। रिसेंट में क्या प्रभाव है, यही है कि बस आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो गैसें हैं उनके कार्बन और इसमें मेथेन जो कमी हुई है, इस पर कार्य हुआ, वही चीज है। बताओ और नेक्स्ट टॉपिक इसके अलावा। हाँ, जल प्रदूषण से है, जैसे नमामि गंगे मान लो तो पुराना हो गया, और हाँ यमुना एक्शन प्लान भी हो गया। तो इस तरीके से मतलब इससे में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जल प्रदूषण को दूर करने के लिए और क्या कार्य किया जा रहा है, इसको पूछ सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि मंत्रालय की रिपोर्ट भी पूछी जा सकती है कि कितना बजट आवंटन किया, जो सीवर कनेक्शन डायरेक्ट नदी में गिरते थे उनका कितना का मुंह बंद किया। सीवेज भी बन रहा है ना, नहीं पहले नालियों में गिरता था, अब उसको रिसाइकिल करके तब भेजा जा रहा है नदी में। नहीं पहले होता था नदी कौन सा जीवित जीव है, उसी में कचरा कूड़ा फेंक दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नदी जीवित जीव है, आप उसके क्षेत्र का अधिग्रहण नहीं कर सकते। जब उसमें बोला गया था तब जब श्री श्री रविशंकर जी सम्मेलन किए हुए थे यमुना दिल्ली में, उसके बेसिन में सम्मेलन किए थे। तो वही सम्मेलन के बाद वहां पे जो कूड़ा कचरा था जैसे यहाँ पे उस दिन तो वो छूट गया था, उसके लोग सफाई नहीं किए थे। सफाई नहीं किए तो इस कारण से कहा गया, सुन लो तो पूरी बात। 4-5 साल पहले क्या करोगी ये जान के, 5-6 साल पहले हाँ, तो इसमें 6-7 साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले। तो कहा गया जैसे जीव नदी जो रहती है ना, उसका जो पानी बढ़ता है तो अपने पूरा एरिया कवर कर लेती है, गर्मी में चैनल में हो जाती है छोटे, तो कहा जाता है उसका भी क्षेत्र होता है, और ऐसा नहीं करेंगे तो उसी क्षेत्र का अधिग्रहण करेंगे। वो बात की चीज है। नेक्स्ट और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं बताइए, और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इतना बन सकता है। जैव विविधता पे नहीं आपको याद आ रहा है कि क्वेश्चन बन सकता है नेशनल पार्क पे, जैसे आप लोग लिख के लाए थे, आप तो नहीं लिखे, मोबाइल का बहाना किए। तो इसमें क्यों चल रहा है, क्या पेपर स्टार्ट हो गया है? नहीं, अभी बच्चों का था क्या आज पेपर, तभी संख्या कम हुई है ना, ये बात। तो हाँ बेटा, अब उसके लिए क्या कहें कि हाँ गुड। वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी है, 80 है, 85 है, या 98 है, 99 है, ऐसा। ठीक, इससे क्वेश्चन आएगा 100% सब क्वेश्चन फिक्स है। और उसका नाम क्या है उस आर्द्रभूमि का, किस राज्य में है। रिसेंट वाली आर्द्रभूमि या वेटलैंड का नाम क्या है, किस राज्य में है, और इतना ही। ठीक, इसके पहले का जो 2-3 एक साथ घोषित हुआ था वो भी किस राज्य के हैं, किस क्रम के, ऐसा पूछता है। ऐसा नहीं है कि 98 वाला ही पूछे, 97, 6, 5 जो 3 हुए हैं लगातार, या 5 जो, उसका भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक, वो पढ़ना है। और भारत में तो हो गया रामसर साइट, यूपी में कितनी रामसर साइट है, और सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य ये हो गया। आगे चलते हैं। नेशनल पार्क आपको दिया था, नेशनल पार्क में रिसेंट वाला जो है क्या नाम है, उसके एक और पीछे वाला जो है उसका भी नाम क्या है, किस राज्य में है, और उस राज्य में तो और किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व, जो भी आपको तैयार करना होगा मैटर में, और उत्तर प्रदेश में कितने हैं। इस तरीके से क्या होते हैं क्वेश्चन हमारे आते हैं। हाँ कौन सा, ठीक है ना। और इसके बाद और क्वेश्चन 1-2 बोलो।
एक दो बताओ, इसमें पढ़ियो। इसका तो हो गया, 22 तारीख रिजर्व का हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ा है, उसको नहीं देखते। और बताओ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो नीलगिरी तहर है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ाई करती है। वो अभी तमिलनाडु 1.5-2 साल हुआ अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। इन्वायरमेंट का है ना, इन्वायरमेंट का जो अभी आगे पढ़ाएंगे, जलवायु परिवर्तन, उसको कॉप बोलते हैं, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में उसमें 28वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ दिया हुआ था, मिशन लाइफ सम्मेलन। तो मिशन लाइफ सम्मेलन जो है उसके अंतर्गत जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट में ये नीलगिरी तहर और बन्नी भैंस और सबका उदाहरण दिया गया था। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हाँ, उसका भी आयोजन हुआ। कहाँ हुआ है बेटा, बोलो कहाँ हुआ? हाँ, 28 कहाँ हुआ है? उसको कहाँ कहाँ वो क्या क्या आया था? 28 का आउटकम क्या था? हाँ, तो चलो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देख रहे हो और क्वेश्चन कैसे आते हैं, और क्वेश्चन बताओ इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट और उसकी क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोलो। नहीं, जोड़ना पड़ेगा तभी तो पूछना है उस तरह से। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कैसे आते हैं, इतना हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा जैसे और करंट अफेयर्स में जैसे कोई रिपोर्ट आ गई, ठीक, वनावरण एवं वृक्षावरण का रिपोर्ट आ गया 2023 आएगा आ गई, उसमें भारत में वनों का परसेंटेज कितना है, किस राज्य में सबसे ज्यादा है, किस राज्य में वृद्धि हुई है, ये सब आपका वनों से संबंधित रिपोर्ट आता है। बेटा जब तुम पढ़ाई करके मोबाइल किताब से कहाँ तुम्हारा मैनर, इतना बैड मैनर, इतनी बार तुम मना किए हैं तो पहले वही कर लो तुम, यहाँ नहीं तो फिर ये तो बैड मैनर है, इतना मना करने पे तुम मोबाइल किताब चला रहे हो। ऐसे तो तुम बाहर उसको करो, यहाँ ये सब थोड़े किया जाता है। अब पूछे जब काम करके नहीं लाए, यहाँ पे तुम ऐसे कर रहे हो, इस तरह से अच्छी बात नहीं बेटा। हम कितना समझे, हम नहीं कहेंगे अब तुम चाहे जो करो, अब तुम अपने मन का करो, तुम्हें नहीं टोकेंगे, ठीक। जब तुम अधिकारी नहीं दे रहे हो वो करने का, तुम क्या टोके, वो तो चलो कोई बात नहीं। तो बेटा ये हुआ, क्या बोल रहे थे किस चीज से अभी, हाँ रिपोर्ट, हाँ बेटा इस तरह की रिपोर्ट। और जैसे मान लो कुछ पर्यावरण से संबंधित रिपोर्ट अगर कुछ जारी की गई, ठीक, यहाँ कुछ इस तरीके के आंकड़े आए तो वो आपके क्वेश्चन बनेंगे। भूजल यहाँ पे दिखाया था मैं, करंट अफेयर्स का कल दिखाऊंगा, कल के लेक्चर में। भूजल का हम 80% मतलब 25% विश्व का हम यूज करते हैं, और भूजल में 80 जो हमारी आवश्यकता का 80% एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। तो इन सब रिपोर्ट से क्वेश्चन बनेगा एनवायरमेंट से। ये डायनेमिक क्वेश्चन कहे जाते हैं। जो पढ़ाया हूं वो स्टैटिक है, जो कल लिख के लाने के लिए दिया था, जो आज बोल रहा हूं और ये दिखा रहा था रिपोर्ट वगैरह, वो डायनेमिक है। स्टैटिक और डायनेमिक मिला क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी में 8 से 10, पीसीएस में 20 से 25 और वनडे में भी आते हैं। इसको हम कर लेते तभी हमारा सिलेक्शन होता है, ठीक। तो ये आप लोग दिमाग में अच्छी तरह ना, न्यूज पढ़ रहे कोई चीज, पर्यावरण को माधवन गाडगिल की मृत्यु हुई है। अब वो क्या थे, वो एक पर्यावरण थे, विद थे, मतलब पर्यावरण के विद्वान। तो आप कहेंगे सर वो क्यों पूछा है माधवन गाडगिल, ये तो हम सब नहीं पढ़े हैं, इसका क्वेश्चन पूछ लिया मेरा खराब हो गया, पागल हो गया क्या यूपीएससी। तो हम कहेंगे बेटा माधवन गाडगिल पर्यावरणविद थे, पर्यावरण पढ़ो तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो सर कहोगे सर काम क्या किए थे, तो हम कहेंगे पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसको संवेदनशील घोषित किए थे, वहां खनन उनन को रोकने की कोशिश किए थे। जो माफिया खनन करते थे, कहते इसको संरक्षण प्रदान किया जाए, जो कि कई राज्यों में फैला हुआ था। तो उस पर्यावरणविद का क्या हुआ है, मृत्यु हुआ है, जिस कारण से क्या है आपकी क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक वही पैटर्न जो पीसीएस 1 साल पहले पूछा हुआ था। MS स्वामीनाथन का नाम जानते होंगे, क्या करते थे, बिंदेश्वर पाठक के जानते होंगे, सुलभ शौचालय जो है उसके संस्थापक थे। और वर्गीस कुरियन का जानते होंगे, ठीक, वर्गीस कुरियन किसके थे, हाँ हरित क्रांति के, हरित क्रांति कौन थे ना,
ठीक, तो कहने का मतलब वर्गीस कुरियन हो, स्वामीनाथन हो, नॉर्मन बोरलॉग हो या बिंदुसार पाठक हो, इनमें 3 लोग की मृत्यु हुई थी। एक दूध उत्पादन संबंधी थी, दूसरा शौचालय से थे, तीसरा आपका हरित क्रांति के थे। तो इससे बेटा क्वेश्चन पूछ लिया, निधन से क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या कह दिया, तीनों को मिला दिया। वैसे माधव गाडगिल को पूछ सकता है अलग से, तो उसका पैटर्न है कि निधन का भी इन्वायरमेंटलिस्ट जो है, पर्यावरणविद मरे हैं तो आया है। इसको नोट कर लो बेटा, जो काम की चीज उसको नोट ही नहीं कर रहे हो, उसको वहां पे मेंशन, ये सब जो बोला हूं अगर मेंशन कर दोगे तो आप सहायता रहेगा पढ़ने में। ठीक, तो इस तरीके से हमारे करंट के क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हैं, इन्वायरमेंट का लेके तब हमारा तैयार होता है। तो और कोई टॉपिक बताओ, कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन, संगठन, उसका करंट अफेयर और पीवाईक्यू सॉल्व करके पूरी तरीके से खत्म करेंगे। परसों के लेक्चर में जो रहेगा बच्चा उसको देखेंगे। ठीक, आप लोग एक एक कोई और चलिए लास्ट होते होते ये बता दो, करंट अफेयर्स में कौन सी घटना आपको अच्छी लगी एक सप्ताह में, एक महत्वपूर्ण, कौन सा? आज का नहीं आया, वो तो लागू करने की बात हो रही, बिल तो बहुत पहले आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कितना महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई है। अब नए लोकसभा चुनाव में वो देखने को मिलेगा 33%, और कहां पे, विधानसभा और लोकसभा में। ठीक है, 10 मिनट और 10 मिनट बाद हो जाएगा। दूसरा करंट अफेयर्स कौन सा अच्छा लगा एक सप्ताह में, कौन सी घटना आपको अच्छी लगी विश्व स्तर पे, भारत स्तर पे, बोलो। हाँ, और उसके अलावा और कुछ नहीं है? ईरान और जो अमेरिका वार पे नहीं बोलेंगे, सबसे ज्यादा वही है। और कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसको लेके बहुत ज्यादा उठापटक मची हुई चर्चा में है? हारमुज। हारमुज क्यों इतना चर्चा में है? दुबई और ईरान। ये बताइए वैश्विक परिवहन का कितना परसेंट, ट्रांसपोर्ट का कितना परसेंट वो वहन करता है, तेल गैस का जो हो रहा है? लगभग 20% वैश्विक। और दक्षिण एशिया की तरफ या हमारे यहाँ जो आता है वो मैक्सिमम परसेंटेज वहीं से आता है। पूरे विश्व का 20% वहां ट्रांसपोर्ट होता है, और हमारा दक्षिण एशिया ये इधर का भाग बहुत आता है। चाइना का 100 के ऊपर जहाज था, लेकिन उसको एंट्री कम दी गई निकालने की। भारत का 180 है, चाइना का 120 है, तो भारत के जहाज ज्यादा पास कराए गए। हार्मुज की दिक्कत क्या, जहाज क्यों नहीं जा पा रहे? अमेरिका कह रहा है ये सबके लिए खुला है, ईरान कह रहा है मेरे लिए। उसमें जो बॉम्ब बैठाए गए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, वो क्या किए गए हैं, जैसे यही रास्ता है ये वाला, उसमें बैठाया गया थोड़ा सा इधर करके, अगर जहाज नीचे से जाएगा, अगर उसको नहीं पता रहे टकरा जाएगा तो उड़ जाएगा। तो वहां की नेवी जो होती है वो बताती है, जैसे यहाँ का विदेश मंत्रालय, वहां के विदेश मंत्रालय को फोन किया, फिर उसके बाद वहां के नेवी इंचार्ज को फोन किया, तो बताएगा तुम जहाज 10 डिग्री उत्तर ले जाओ, फिर 10 डिग्री दक्षिण ले जाओ, 10 डिग्री 15 डिग्री पे घुमवाता है, जो कि बड़े बड़े जहाज जो हैं एक सीध में चलते हैं, क्योंकि अगर जहां टकराएगा उड़ जाएगा। तो ये केवल ईरान के नेवी को पता है, इसलिए वो निकलवाते हैं। जब परमिशन मिल जाता है तब उनको पता है जहां यहाँ बम रखा है, तो ऐसे ऐसे हम इसको टच न करें, धीरे से निकल, जहां टच किए वहां जाए। तो क्या, हाँ एकदम सही बात, इसी तरीके से रास्ता कंट्रोल किया है। नहीं सोचो कि रास्ता कंट्रोल करने में क्या है, तो नीचे बिछा दिया है उड़ाने के लिए, तो वो बताएगा कि इससे दूरी बना के जहाज ले जाओ, क्योंकि छुआते वो ब्लास्ट कर जाएगा। क्या चीज? हाँ, तो ये सब चीजें बेटा, ये आपका हार्मुज वाला, साथ में बॉब अल्मंडेओ भी चर्चा में आ गया है। ये हुआ कि अभी तो इसी पे रोक लगाए थे, आगे और लगा देंगे। इसके पहले अमेरिका ने क्या कदम उठाया था, 200% टैरिफ, 100%, 50%, उसने क्या किया, उसने भी परेशान किया। और ये सब करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में और चीजें क्या है, करंट अफेयर्स में आप देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मटेरियल, एआई,
करंट अफेयर्स में एआई बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं क्वेश्चन कहां से आएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, और आपका रेयर अर्थ एलिमेंट, और आपका करंट अफेयर्स में ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, ये सब स्वच्छ ऊर्जा के रूप हैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज क्या है, इससे आएंगे। हाँ बेटा क्वेश्चन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए। फ्री ट्रेड में कुछ चीजें सस्ती नहीं होती। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यही है कि आपको टैक्स नहीं लिया जाएगा, हमारे उत्पाद जो जाएंगे आप मत लीजिए, आपका जो रहेगा हम ले लेंगे। तो फ्री ट्रेड है, उसमें कोई टैक्स नहीं है। हाँ, तो कुछ चीजें जो वहां पे हमारी भेजी जाती हैं, कुछ उत्पाद उसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, उसमें टैक्स नहीं लगता है। और जब वो कुछ भेजते हैं हमारे यहाँ तो उसमें टैक्स नहीं लगता है। उसमें कुछ सेलेक्ट किए जाते हैं, उसको कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है, उसको एक नजर देख लीजिएगा, रट के नहीं कर सकते हैं, इतने उत्पाद रटने में नहीं आएंगे। एक नजर देख लेंगे, दिमाग बैठ जाएगा तो बैठ जाएगा। न्यूज़पेपर वगैरह में चर्चा में आ जाता है। कभी कभी एक आध बार क्वेश्चन भी पूछा है कि किस उत्पाद को राहत मिली है ना, ऐसे क्वेश्चन रहते बेटा। ठीक पूछे आप, इसमें अगर इस तरीके से हमें जानकारी हो जाती है तो क्वेश्चन आता है। बहुत अच्छा, एक दो और बता दीजिए फिर क्लोज कर दें। अच्छा लगा लास्ट में इस तरीके से आपने सहयोग किया, अच्छा लगा। बेटा आप लोग एक दो बोल दीजिए, ये 3 बच्चे तो बोल दिए। ठीक है, ठीक है, कल टाइम से आप लोग आने की कोशिश करिएगा। कल वही है लास्ट डे, लगभग कल परसों तक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। और आप लोग जो काम दिया था उस दिन वाला नोट कर लीजिएगा। बात यही पे था ना, कितना किस क्रम का फंसा हुआ था, 106 107। कल देख के आइएगा किस क्रम का नेशनल पार्क है, कल मैं आपको बताऊंगा। पक्का? चलो ठीक। कौन सा है, नाम क्या है? शिमली पार्क। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, आपका डेटा पूरा हो गया। 106 उसको हम लोग कवर करेंगे। अगर दिक्कत होगी तो फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो बताया इतना पढ़ाने का मतलब ना, क्वेश्चन जितना हम लोग टॉपिक डिबेट किए बस उसी से आता ही है, हम लोग को भटकने की जरूरत नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, कहाँ से आ रहा है बस इतना आप फोकस कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा विद्वान नहीं बनना है। यही शॉर्ट तरीका है क्वेश्चन गेस करने का और सफलता प्राप्त करने का। ठीक है, और आप लोग जानते हैं करंट अफेयर जो होता है उसको चाय नाश्ता जो भी करते हैं उसको देखने लगेंगे बेटा ना, तो एक आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी तो क्या होगा, आपको अच्छे से तैयार होगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ये सब एक दिन में रटने वाली चीज नहीं होता कि रट लिया और तैयार हो गया, ऐसा नहीं होता। एक साथ पढ़ेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, दिमाग से निकलता जाएगा। रोज रोज पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट आता है। क्या चीज? हाँ, वो तो है बेटा, ऐप से आप देख लो। ठीक है, थोड़ा सा न्यूज देख लोगे ना तो वो चीजें वो भी ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। आप एक ऐप से कह रहे हैं, चाहे न्यूज पेपर से या मैगजीन से, तो किसी एक से देख लीजिए। सारा ठीक है, जो सही लगे। कोई एक परफेक्ट भी नहीं, करंट अफेयर में इतना बड़ा होता है कि कोई एक परफेक्ट हो ही नहीं सकता, उसमें सब चीज नहीं संभाली कर सकता, ये तो सच्चाई है। लेकिन हाँ, आप एक का सहारा तो ले सकते हैं उसमें। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। स्टैटिक आपको पता रहेगा सिलेबस के माध्यम से, अगर सिलेबस के माध्यम से तब तो उसका डायनेमिक जोड़ेंगे। स्टैटिक नहीं पता है तो डायनेमिक का सवाल ही खत्म हो जाता है। हाफ पोर्शन ही आप पढ़े हैं। ये जो मैं बताया, मैं स्टैटिक बताया, फिर उसको डायनेमिक जोड़ रहा हूं ना। अगर ये जानेंगे नहीं तो उसका सवाल ही नहीं। स्टैटिक जान के रुक गए, डायनेमिक नहीं करें तो वो भी नहीं अच्छा है, कि मतलब आप फाइनल कोई चीज कर ही नहीं सकते। फिर स्टैटिक नहीं जानेंगे, डायनेमिक पढ़ ही नहीं सकते। अब स्टैटिक जान के शांत हो गए तो आप चीजों का अपडेट फॉर्म नहीं जाने हैं, तो आप कहां से एक कुशल प्रशासक होंगे, नहीं हो पाएंगे। ये एबिलिटी रहने की रोज का है। जैसे रोज खा रहे हैं, रोज सो रहे हैं, वैसे रोज पढ़ना भी है। ठीक है बेटा, चलिए आप लोग आए, अच्छा लगा। और कल टाइम से आइएगा, कल हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक बेटा, थैंक यू। इसको बंद कर देना।